जब सीजे सूर्यकांत के सामने असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के अलिस्ड हेट स्पीचेस का मैटर आया था, तब पिटिशनर्स को लगा था कि शायद इस बार सुप्रीम कोर्ट सीधा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास करेगा, एक क्लियर मैसेज देगा कि हेट स्पीच टॉलरेट नहीं की जाएगी। उनको लगा था कि सीजे उनके फेवर में कुछ डायरेक्शन देंगे, एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर देंगे या फिर एटलीस्ट कुछ स्टर्न रिमार्क्स आएंगे जो पॉलिटिकल नैरेटिव को शेक कर देंगे। लेकिन जो हुआ वो थोड़ा अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले हाई कोर्ट जाओ, डोंट अंडरमाइन द हाई कोर्ट्स। और सीजे सूर्यकांत ने एक लाइन बोली जो काफी वायरल हुई, वेयरएवर इलेक्शंस कम दिस कोर्ट बिकम्स अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद को पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनने से रोकने की कोशिश की। और अब यहीं पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब एक बेंच ने प्रोसीजरल रूट पे एम्फसाइज किया, तब सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच ने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया जो असम सीएम वाले केस से डायरेक्टली रिलेट की जा सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुयान की बेंच ने एक अलग जजमेंट में इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट दिया कि वो सिर्फ एक फिल्म केस तक लिमिटेड नहीं लगता, बल्कि ब्रॉडर पॉलिटिकल स्पीचेस और पब्लिक डिस्कोर्स पर भी अप्लाई होता है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, चलिए समझते हैं। अब व्यूअर्स, ये ऑब्जर्वेशन आई एक प्ली में जो नेटफ्लिक्स की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर भूसखोर पंडित के रिलीज को चैलेंज कर रही थी। फिल्म का इशू अलग था, लेकिन जजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी डिस्कस हुई वो बहुत बड़ी थी। जस्टिस उज्जवल भुयान ने क्लियरली कहा, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल फॉर एनीबडी, बी इट द स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स थ्रू एनी मीडियम सच एज स्पीचेस, मीम्स, कार्टून्स, विजुअल आर्ट्स एक्सेट्रा टू विलिफाई एंड डेनिग्रेट एनी कम्युनिटी। अभी लाइन सिंपल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेड लाइन ड्रॉ करती है। मतलब चाहे आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सिटीजन हो या कोई इन्फ्लुएंसर या कोई नेता या कोई फिल्म मेकर, अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट या रीजन के बेसिस पर टारगेट करते हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और फिर उन्होंने एक और क्रूशियल बात बोली, कहा कि इट विल बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टारगेट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और रीजन बाय whosoever he or she may be. This is particularly true for public figures occupying high constitutional office who have taken the solemn oath to uphold the constitution. अभी जो लास्ट पार्ट है ये डायरेक्टली उन लोगों पर अप्लाई होता है जो ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का। चीफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस सब ने ओथ लिया है। तो अगर कोई पब्लिक फिगर, स्पेशली हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठा हुआ इंसान किसी कम्युनिटी को टारगेट करता है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग वो सिर्फ मॉरली गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है। अब इसको असम सीएम वाले कंटेक्स्ट में देखें तो पिटिशन में ये एलिगेशन था कि स्पीचेस और एक शूटिंग वीडियो ने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट, टेरराइज और इंस्टिगेट हॉस्टिलिटी किया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला था कि ये ऑल इंडिया इशू है और कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक को थ्रेटन करता है। सीजे सूर्यकांत ने रिस्पॉन्ड किया था कि हाई कोर्ट जाओ, प्रोसीजर फॉलो करो, लेकिन जस्टिस भुयान की ऑब्जर्वेशन एक सब्सटेंटिव प्रिंसिपल सेट करती है, फ्रेटर्निटी इज नॉट ऑप्शनल। फ्रेटर्निटी कोई डेकोरेटिव वर्ड नहीं है प्रियम्बल में। उन्होंने लिखा कि प्रियम्बल का एक सोलेम ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट अमंगस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब फ्रेटर्निटी का मतलब सिर्फ भाईचारा नहीं है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाला, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। अगर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योर करनी है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन प्रोटेक्ट करनी है तो कम्युनिटीज को डिमोनाइज करना बंद करना होगा। जस्टिस भुयान ने लिखा भी कि thus cultivating a sense of brotherhood and respecting fellow citizens irrespective of caste, religion or language is a constitutional धर्म each one of us must follow। कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म, ये फ्रेज पावरफुल है, ये सिर्फ स्टेट का ड्यूटी नहीं है, हर सिटीजन का ड्यूटी है। लेकिन जब बात पब्लिक फिगर्स की आती है तो उनका स्टैंडर्ड और भी हाई होता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बैलेंस दिखता है जजमेंट में। कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर आइडियल है। आर्टिकल 19 सब सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और जस्टिस भुयान ने क्लियरली कहा, द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 19 मस्ट रिमेन रीजनेबल एंड नॉट फैंसीफुल एंड ऑप्रेसिव। मतलब स्टेट भी ओवररीच नहीं कर सकता, सेंसरशिप के नाम पर आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सफोकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 19 का यूज करके किसी कम्युनिटी को विलिफाई नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कह रहे हैं, प्लीज कम टू अस वाया द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड रूट, वी आर ऑलवेज ओपन, और ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स को अंडरमाइन मत करो। इन आवर एंजाइटी टू इन्वोक वन जुरिस्डिक्शन वी मस्ट नॉट अंडरमाइन अदर जुरिस्डिक्शंस। ये इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन की बात है, सुप्रीम कोर्ट मैनेज नहीं कर सकता अगर हर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सीधा वहां आ जाए। If every matter across the country were to come to the Supreme Court, it will be unmanageable
मैनेजेबल फॉर अस विद 33 जजेस। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस भुयान का जजमेंट एक मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास सेट करता है। वो कह रहे हैं कि चाहे स्टेट हो या नॉन स्टेट एक्टर, स्पीचेस, मीम्स, कार्टून्स, विजुअल आर्ट्स, किसी भी मीडियम से किसी कम्युनिटी को डेनिग्रेट करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल स्पीच भी एब्सोल्यूट नहीं है। आप इलेक्शन रैली में हो या सोशल मीडिया पे हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो। अब इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां एक चीफ मिनिस्टर अलिजेडली ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करता है। पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। सीजेआई कहते हैं कि हाई कोर्ट जाओ। लेकिन अगर वो हाई कोर्ट जस्टिस भुयान के इस प्रिंसिपल को अप्लाई करे तो उनके पास एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल यार्डस्टिक है। वो देख सकते हैं कि क्या स्पीच ने किसी कम्युनिटी को रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया, क्या वो विलिफिकेशन था, क्या वो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को हार्म करता है। अगर हाँ, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इम्परमिसिबल है। इस पूरे एपिसोड में एक सटल टेंशन भी दिखता है। फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच, इंस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी वर्सेस अर्जेंट इंटरवेंशन, पॉलिटिकल रिटोरिक वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला था कि आर्टिकल 32 मेगा केसेस के लिए बना है। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जब ऑल इंडिया इम्पैक्ट हो, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस थ्रेटन हो, तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना चाहिए। हालांकि सीजे सूर्यकांत का जवाब था कि हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, उनके पास ज्यादा पावर है फैक्ट फाइंडिंग का, और उनको बाईपास करना एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। अभी डिबेट नई नहीं है, लेकिन जस्टिस भुयान के ऑब्जर्वेशन ने एक चीज क्लियर कर दी है कि जो लोग हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हैं, उनका स्पीच ऑर्डिनरी सिटीजन जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ओथ ली है। ओथ का मतलब सिर्फ सेरेमोनियल नहीं होता। ओथ का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी को अपहोल्ड करोगे। अगर आप ही उन वैल्यूज को अंडरमाइन करोगे तो फिर पब्लिक ट्रस्ट का क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात की ऑब्जर्वेशन एक फिल्म केस में आई है, एक नेटफ्लिक्स थ्रिलर के कंटेक्स्ट में। लेकिन लॉ की ब्यूटी यही है, प्रिंसिपल्स केस स्पेसिफिक नहीं रहते। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल, तो वो स्टेटमेंट सिर्फ फिल्म मेकर्स तक लिमिटेड नहीं रहता, वो पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टिविस्ट सब पर अप्लाई होता है। तो जब हम असम सीएम वाले मैटर को देखते हैं, हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट भेज दिया। हमें ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक ही जज ने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर्टिकुलेट किया है, जिसमें फ्रेटर्निटी सेंट्रल है, डिग्निटी नॉन नेगोशिएबल है, और पब्लिक फिगर्स के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।